पद्मासन, स्वास्तिकासन। अब जो है अपने स्पाइन को सीधा कर लें और दोनों हाथों को अपनी घुटनों पे लाएं। हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाएं। अब जो है धीरे से अपनी आंखों को बंद करें। अपने ध्यान को अपने श्वास पे ले जाएं। 3 times टेक डीप ब्रेथ। 3 बार लंबी गहरी श्वास प्रश्वास करें। 3 times ओम चैंटिंग। ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पे रहेगा। डीप इनहेल। ओ गायत्री महामंत्र। डीप इनहेल। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे, फिर रब करेंगे। रब योर बोथ पाम। जब दोनों हाथों में उष्मा आ जाए, आंखों पे प्लेस कीजिए और महसूस कीजिए प्राण शक्ति आपके हथेलियों से आंखों फेस का पूरा मसाज करेंगे। फिर दोनों हाथों को अपनी आंखों पे लगाएंगे। हथेलियों के बीच अपनी आंखों को खोलेंगे। प्रणाम करते हुए हरि ओम तत्सत बोलेंगे। थैंक यू सौरभ जी। चलिए अभी मैं ऐसा करती हूँ, मैं वेरिएबल का क्लास ले लेती हूँ। वेरिएबल्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी आप लोग की डाउट्स आ रहे हैं ना या प्रॉब्लम आ रहे हैं, वन बाय वन हम लोग जो सॉल्व करेंगे फिर इसको। ठीक है, क्लास के बाद। ठीक है, चलेगा? ओके मैम। जी मैम, जी मैम। चलिए, आप लोग का वेरिएबल्स था। चलिए, पिछले क्लास में मैं आपको वेरिएबल्स का थोड़ा सा आइडिया दी थी कि वेरिएबल्स क्या है। बताइए कोई मुझे, एक वेरिएबल्स क्या है, क्यों यूज करते हैं हम इसे, और वेरिएबल ही क्यों बोलते हैं इसको? कोई भी एक। मैम वेरिएबल इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि बार बार चेंज होते रहता है। प्रकृति में हर चीज मैम वेरी करते रहता है। मतलब जो चीज है प्रकृति में उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए मैम इसे वेरिएबल बोलते हैं। वेरी गुड, इसलिए इसको वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है। और कितने तरह के वेरिएबल्स में बताई थी आपको? 3 टाइप्स की मैम। कौन कौन से? कौन कौन से वेरिएबल्स थे? डिपेंडेंट वेरिएबल और मैम इंटरविंग वेरिएबल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ठीक है, 4 हो गया। ये आपको 3 वेरिएबल्स के बारे में मैं बताई थी। चौथा जो है मैं आपको करती हूँ डिस्कस। तो पहले हमारा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर था हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद था कंफाउंडिंग वेरिएबल। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हम स्टार्ट करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है काउज, जिसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है। जैसे हम लोग योगा के स्टूडेंट है, तो हमारे लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? मैम योग होगा मैम। जो आसन लेंगे ये सब इंडिपेंडेंट हो गए। कोई अंकल है, पापा को डिलीवर किया। अच्छा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। आप लोग डिस्कस कीजिए क्या है। मैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इसको आप पढ़िए। एक मिनट दीजिए। अरे सर डन ना बैठ के भैया नवीनदास हरिदास जी, अपने माइक को म्यूट कर लीजिए।
चलिए पढ़ लिया सब लोगों ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जी मैम। इसमें है अ वेरिएबल दैट इज कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर, इट इज रिलेटेड टू द काउज। ठीक है, तो अब इसको योगा को हम कंट्रोल कैसे करते हैं बताइए? इसी को हम मैम मैनिपुलेशन, हाँ बताइए बताइए बताइए। मैम जो आपने मैम बोला अपने था, अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर लेते कि हमें कौन कौन से आसन लेने हैं और इसका क्या इफेक्ट होगा, तो उसमें हम योग में अपने आप चेंज कर ले रहे हैं लेकिन उसके इफेक्ट में नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड। ठीक है, इसको हम लोग मैनिपुलेशन, कविता बोलते हैं कि मैनिपुलेटेड वेरिएबल कौन है, तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होता है। काउज वेरिएबल कौन है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है, यही काउज है, और इसी को हम मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट कैसे करते हैं? मैनिपुलेशन का मतलब यहाँ कुछ निगेटिव मत लीजिएगा। मैनिपुलेशन का मतलब है कि हमें कितना योगा देना है। मान लीजिए हम डायबिटिक पे रिसर्च कर रहे हैं, तो ड्यूरेशन क्या होगा? हम 40 मिनट का सेशन बनाएंगे, 30 मिनट का बनाएंगे, हम वो अपने हिसाब से क्रिएट करते हैं ना, है ना? तो ड्यूरेशन ऑफ जी द योगा इंटरवेंशन क्या है, इसीलिए इसको मैनिपुलेट करते हैं अपने हिसाब से, अपने रिसर्च के हिसाब से, कि एक डायबिटीज जो, जिसको डायबिटीज है, उसको कौन सा आसन देना चाहिए, कौन सा प्राणायाम देना चाहिए, कितने घंटे तक देना चाहिए, है ना, या कितने मिनट तक देना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, डेली डेली देना है या वीकली देना है या फिर हर 3 दिन पे देना है, ये सब हम अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं। जब भी हम योगा क्लास लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एक दिन का, अगर 7 दिन का योगा क्लास है तो 7 दिन के लिए हम अलग अलग, जैसे कि किसी भी आसन का या किसी भी, जैसे हम एक दिन सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसका 24 घंटे तक असर होता है हमारे शरीर में, या 48 घंटे तक भी असर होता है। तो हम क्या करते हैं, एक दिन सूर्य नमस्कार दिए तो दूसरे दिन हम स्किप कर देते हैं, फिर तीसरे दिन उसको देते हैं, है ना? तो हमें योगा की पूरी नॉलेज होती है, तो हम ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से जो है उसको डिजाइन करते हैं, इसीलिए इसको मैनिपुलेटेड वेरिएबल बोलते हैं। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको रिसर्चर जो है अपने हिसाब से जो है मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेशन का मतलब है कि आपका उसका ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी कितना होगा। हम थ्री मंथ्स का देंगे, हम 1 मंथ का देंगे, 15 डेज का देंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, वीक में जो है वीकली देंगे, वीकेंड में देंगे, वीकडेज में देंगे, मंडे टू फ्राइडे, मतलब इस तरह से हम अपना डिजाइन करते हैं। जब हम अपना सैंपल, जब हम आप लेने के लिए जाइएगा तो आपको लिखना होगा ना ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी। तो जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में लिखते हैं तो पेपर में देखिएगा, योगा पेपर में ये डिटेल भी दिया होता है कि रिसर्चर ने कितने दिन दिया, थ्राइस अ वीक, थ्री थ्री 3 मंथ्स इन मीन्स, उसमें सारा डिटेल दिया रहता है। जब आप पेपर पढ़ते हैं ना तो उसमें ड्यूरेशन ऑफ योगा इंटरवेंशन, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ दिया होता है। तो एज ए योगा स्टूडेंट जब भी आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में सोचिएगा तो योगा ही आपका इंटरवेंशन होगा, ठीक है। हमारे स्टडी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? मेडिटेशन। वेरी गुड। हमारे हमारे में योगा ही है, मेडिटेशन भी आपका योगा ही हुआ। लेकिन अगर हम अपने रिसर्च के हिसाब से पूछेंगे कि हमारे टॉपिक में इंटरवेंशन क्या है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो वो होगा मेडिटेशन, ठीक है। तो इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। मैनिपुलेटेड वेरिएबल भी यही है और काउज भी यही है। और जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा उसमें वेरिएबल जरूर होंगे, काउज एंड इफेक्ट जरूर होगा। बिना काउज एंड इफेक्ट के कोई भी जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं हो सकता है, ठीक है। तो काउज एंड इफेक्ट जो है इसका कीवर्ड है।
चलिए, डिपेंडेंट वेरिएबल अब क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हमें समझ में आ गया। अब डिपेंडेंट वेरिएबल को हम बोलते हैं वेरिएबल दैट डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज रिलेटेड टू द इफेक्ट। अब आप मुझे ये बताइए कि ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट क्यों बोला गया है? मैम डिपेंडेंट क्योंकि वेरिएबल। देखिए मैम जैसे हम करा रहे हैं इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन डायबिटीज, तो डायबिटीज जो है मैम योग पे ही जो है डिपेंडेंट। जैसे हम दवा लेते हैं, फीवर है हमें तो फीवर सही होगा, इसके लिए हमें दवा लेना है, तो इसलिए वो फीवर जो हमारे दवा पे डिपेंडेंट है। इसीलिए मैम हम जो है जो भी बीमार जिस पे हम देख रहे हैं वो चीज डिपेंडेंट होता है हमारे योग पे। ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट रहता है। जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करते हैं वैसे वैसे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज होता चला जाता है। ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? अब हमारे टॉपिक में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डायबिटीज। डायबिटीज डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जितने भी असेसमेंट टूल आप यूज करेंगे डायबिटीज के लिए, जैसे ब्लड शुगर के लिए करेंगे, वेट का करेंगे, तो ये सारे डिपेंडेंट वेरिएबल है। योगा जब हम देंगे उनको तो इन सब पे चेंज आएगा। मतलब जरूरी नहीं कि चेंज आएगा, नहीं भी आ सकता है, लेकिन हम एक रिसर्च में मान के चलते हैं कि ये चेंज आएगा इसमें। ठीक है, योगा देने के बाद। तो इसीलिए इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है। और डायबिटीज हो गया या डायबिटीज से जितने भी रिलेटेड असेसमेंट टूल हम यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। और ये क्या है? इफेक्ट है। इफेक्ट हम इसी पे देखते हैं ना, योगा देख के देखते हैं कि डायबिटीज पे क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है। जैसे कि इसमें दिया हुआ ना कि इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन मेमोरी, इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन ऑन अटेंशन। तो इसमें जो है इफेक्ट, ये प्राणायाम, मेमोरी, ये सब क्या है? इसमें से कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है? एग्जाम्पल्स में। प्राणायाम इंडिपेंडेंट है और मेमोरीज अटेंशन डिपेंडेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है? ये फुल स्क्रीन नहीं था ना। आ रहा है सबको समझ में? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो? कोई भी? देखिए, अगर ये वेरिएबल नहीं समझ में आएगा तो इसके बाद वाला क्लास भी नहीं समझ में आएगा। अगर किसी कोई भी ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज अभी अभी मुझे बताइए। मैम ये वेरिएबल एक बार फिर से बता दीजिए। मैम एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए। वेरिएबल्स क्या है आपके? देखिए, वेरिएबल्स का मतलब होता है जो वेरी करता है, जिसमें चेंजेज आता है। वेरिएबल्स अभी आप इतना मान के चलिए कि दो ही वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ठीक है। तो कोई भी चीज वेरी कब कब करता है, किसी भी चीज में चेंज कब आता है? अब जैसे मान लीजिए आप सब्जी बना रहे हैं, नमक डालेंगे तभी तो उसमें चेंज आएगा उसके टेस्ट में, है ना? तो वेरिएबल जो है, जो भी चीज वेरी करता है, तो कब जिस वेरी कब करेगा? जब उसको कुछ स्टिमुलस देंगे, जब उसमें कुछ इंटरवेंशन देंगे, तभी तो वेरी वेरी होगा वो। तो जो दो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, एज ए योगा स्टूडेंट हम लोग का जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल योगा हो गया। कि जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल देते हैं, जब हम योगा किसी को देते हैं, तभी तो उसके डायबिटीज का ब्लड शुगर ऊपर नीचे होगा ना। चाहे तो बढ़ेगा चाहे तो घटेगा, ऐसा ही होगा ना। तो दो वेरिएबल्स के बीच में दोनों घट बढ़ रहा है, मतलब योगा को भी हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं, और योगा का इफेक्ट जिस पे आ रहा है, जैसे डायबिटीज पे इफेक्ट आ रहा है ना, डायबिटीज का शुगर लेवल क्या होगा? यानी तो बढ़ेगा यानी तो घटेगा। हम तो एक स्टेटमेंट मान के चल रहे हैं कि ये घटेगा, लेकिन दोनों कंडीशन हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ठीक है। तो हमने जब योगा दिया तो योगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया कि डायबिटीज से रिलेटेड जितना भी हमने टूल यूज किया है ना, जैसे ब्लड शुगर नापा है उनका जो है वेट मैं नापी हूँ कि योगा के पहले उनका वेट क्या था, योगा देने के बाद फिर से नापूंगी कि उनका वेट कितना हुआ। ठीक है। तो जो जिसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, या जो काउज है, वो हमारा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। इसी को काउज या मैनिपुलेट से भी कहते हैं। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और जिसपे इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, जो आप स्केल यूज कर रहे हैं, जैसे ब्लड शुगर नाप रहे हैं, तो योगा का इफेक्ट आ रहा है ना, चाहे तो ब्लड शुगर लेवल क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, दोनों में से एक ही चीज होगा। तो जो ब्लड शुगर बढ़ेगा या घटेगा, तो डायबिटीज के पेशेंट यहाँ पे क्या हो गए, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। कि जब हम योगा उनको दे रहे हैं तो उनके हम जो मेजर कर रहे हैं ब्लड शुगर, उनका योगा देने के पहले और योगा देने के बाद उसमें चेंजेस आ रहा है।
तो जिसमें चेंजेस, जिसमें इफेक्ट आता है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक क्या है, हमने जो टॉपिक किया है कि इसी टॉपिक पे हम लोग को पूरा रिसर्च वर्क करना है, हमारा टॉपिक क्या है? इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन डायबिटीज। ऑन डायबिटीज। ठीक है, यही टॉपिक है। डायबिटीज। तो हमारे पास दो वेरिएबल है यहाँ पे, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हर टॉपिक में आपके दो वेरिएबल होंगे। ये दोनों वेरिएबल के बिना जो है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं हो पाएगा। तो ये दो वेरिएबल होते ही होते हैं जब भी आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, चाहे आप योगा के अलावा और भी कुछ कीजिए, चाहे वो फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए या आयुर्वेदा कीजिए या एलोपैथी से कीजिए, तो ये दो वेरिएबल होंगे ही होंगे, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। जिस चीज से हम नाप रहे हैं वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो चीज पेशेंट को हम दे रहे हैं वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, इसी को हम काउज एंड इफेक्ट बोलते हैं कि एक वेरिएबल काउज है और एक वेरिएबल जो है उस पर इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको फीवर हो गया, तो फीवर में हम क्या करते हैं, ठंडे पानी का कपड़ा देते हैं ना सिर पे। तो यहाँ पे जो है हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? मैम फीवर डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और जो पानी का कपड़ा हम दे रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो वेरी इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये सिंपल से एग्जांपल से समझिए कि पानी के कपड़े से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है वो। चेंज हो रहा फीवर है ना, लूज हो रहा है। फीवर लूज हो रहा है। तो हम जब थर्मामीटर कैसे यूज करते हैं, एक बार हम पेशेंट को नापते हैं तो उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है तो फिर हम उसको पानी का कपड़ा देते हैं, फिर से हम उसको नापते हैं तो टेम्परेचर चेंज होता है ना। ठीक है, टेम्परेचर घट रहा है बढ़ रहा है ना, यहाँ पे इफेक्ट किस पे आ रहा है, टेम्परेचर पे आ रहा है, जो थर्मामीटर से उसका हम टेम्परेचर ले रहे हैं। और पानी का कपड़ा अपने हिसाब से दे रहे हैं कि चलो अभी बहुत बहुत ज्यादा फीवर है तो हम 3 बार देंगे, और थोड़ा कम फीवर है तो चलो हम रात में दे देंगे या दिन में दे देंगे, ऐसा ही करते हैं। तो जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो ध्यान रखिए ये दो वेरिएबल होगा ही होगा, बिना ये दो वेरिएबल के आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होगा। ठीक है, आगे चल के इसकी और भी कहानी है, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि जब भी आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे तो उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। आप योगा की स्टूडेंट है तो दिमाग में रख के ये चलिए कि आपका योगा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और बाकी जिस चीज पे डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, वेट मैनेजमेंट जो भी है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो चेंज हो रहा है, जिसपे जो है इफेक्ट हो रहा है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। आ रहा है समझ में? यस मैम। अब समझ में आ रहा है? तो इसको चीज को ध्यान रखिएगा कि कभी मतलब मान लीजिए भूल जाइए कि डिपेंडेंट वेरिएबल में बहुत बारी क्या होता है ना, क्वेश्चन बहुत बारी क्या हमेशा क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया है तो वो योगा पे लागू होगा कि नहीं होगा, आप इस तरह से सोचिएगा एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि योगा आपका हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल में मैं आपको समझा दी कि वेरिएबल क्या होता है जिसपे इफेक्ट आता है, इसीलिए इसको इफेक्ट बोला गया है। चलिए यहाँ पे मुझे बताइए, प्राणायाम और मेमोरी है ना, ये क्वेश्चन मैं पूछी थी आपसे कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। जिन्होंने मुझे अभी क्वेश्चन पूछा, हाँ जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था अभी, आप वो आप बताइए जिनको नहीं समझ में आ रहा था। गलत ही बताइए, मैं आपको करूंगी करेक्ट, लेकिन बताइए, बोलिए। मैम प्राणायाम डिपेंडेंट हो गया और जो मेमोरी वो इंडिपेंडेंट। प्राणायाम जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, मेमोरी जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये कह रहे हैं आप। प्राणायाम क्या है आपका? प्राणायाम डिपेंडेंट। तो योगा ही है ना। यस मैम। प्राणायाम किस में आता है, योगा ही तो हुआ आपका, योगा का ही पार्ट है ना ये। मैं प्रणाम तो मैम वो हो गया इंडिपेंडेंट। हाँ, प्राणायाम जो है आपका इंडिपेंडेंट, प्राणायाम तो हम अपने हिसाब से देंगे ना, इसका मैनिपुलेशन, इसको कितनी फ्रीक्वेंसी में देना है, कितने ड्यूरेशन में देना है, इसको अपने हिसाब से ये काउज हुआ ना, नाप रहे हैं आप यहाँ मेमोरी। क्या प्राणायाम को हम नाप सकते हैं, इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसका ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, है ना, लेकिन इसको नाप तो नहीं सकते हैं। तो जिसको नाप सकते हैं वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। मेमोरी आपका क्या हो गया,
डिपेंडेंट मैम। डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है, जिसको आप नाप सकते हैं। प्राणायाम को हम नहीं नाप सकते हैं, योगा को हम नहीं नाप सकते, इसीलिए काउज है, ठीक है। और इफेक्ट मेमोरी को नाप सकते हैं, अटेंशन को नाप सकते हैं। तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो मेमोरी और अटेंशन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। प्राणायाम जो है आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मैम। ठीक है ना। चलिए, अब ये है कि कंपाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है, एक बार मैं पढ़ लेती हूँ आपके लिए। Confounding variable, a variable that influences the dependent variable, but a researcher is not interested to study that. These variables cause noise or distort in the information. For example, effect of pranayama on memory. IQ can be a confounding variable. Effect of pranayama on memory. Age can be a confounding variable. अब देखिए, कंपाउंडिंग वेरिएबल के पहले एक एक्सट्रानियस वेरिएबल समझ लीजिए। एक्सट्रानियस वेरिएबल का ही एक पार्ट है कंपाउंडिंग वेरिएबल। एक्स्ट्रा लिख करके NEOUS लिखना है आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा लिख करके NEOUS, एक्सट्रानियस वेरिएबल। अब क्या है कि हम जो हम जानना चाहते हैं, जिसमें हम एज ए रिसर्चर हम जो इंटरेस्टेड है जिस वेरिएबल को जानने के लिए, वो दो ही वेरिएबल है, एक है इंडिपेंडेंट, एक है डिपेंडेंट। समटाइम्स क्या होता है, एक्सट्रानियस वेरिएबल्स आ जाता है। एक्सट्रानियस वेरिएबल जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन मेमोरी, तो एज कैन बी ए कंपाउंडिंग वेरिएबल। इफेक्ट ऑफ मेमोरी, इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन मेमोरी, IQ कैन बी अ कंपाउंडिंग वेरिएबल। तो क्या होता है कि हम प्राणायाम और मेमोरी पढ़ने, मतलब प्राणायाम और मेमोरी में इंटरेस्टेड है, ये दोनों हमारा रिसर्च टॉपिक है। IQ से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कभी कदार मान लीजिए कि जब हम मेमोरी पे रिसर्च करेंगे तो IQ समझते हैं आप लोग, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, यस मैम। ठीक है। तो IQ भी तो हमारा जो है कंफाउंडिंग। अब मान लीजिए हम लोग इतने सारे, मान लीजिए हम लोग यहाँ 10 लोग बैठे हैं, ठीक है, तो 10 लोग का क्या IQ सेम होगा? नहीं मैम। नो मैम। बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लोग सबका IQ अलग अलग होगा, ठीक है, सबका अलग अलग होगा, किसी का सेम नहीं होगा। तो क्या हम अगर हम 10 लोगों के, मतलब हम लोग जो 10 लोग बैठे हुए हैं, अगर हमारा जो है प्राणायाम हमको दिया जाए और हमारा मेमोरी टेस्ट हो, तो क्या IQ हमारा एक कंपाउंडिंग फैक्टर नहीं है? मतलब ये ऐसा फैक्टर है कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें IQ में जो है, तो क्या हमारा रिजल्ट सही आएगा? नहीं मैम। नहीं आएगा। तो जब भी मेमोरी पे हम रिसर्च करते हैं तो IQ बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, कंपाउंडिंग फैक्टर हो जाता है। कंपाउंडिंग फैक्टर कैसे होता है? क्योंकि ये जो है आपका, क्योंकि हमारा सबका एक जैसा नहीं है, अलग अलग है, तो हमारा रिजल्ट भी क्या आएगा, सेम नहीं आएगा ना। अगर हम कोई चीज रिसर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी जो है एक सेटिंग में करते हैं, एक नेचुरल सेटिंग में करते हैं। तो ऐसा लैब में पॉसिबल है, जैसे हम केमिकल्स में करते हैं, केमिकल पे करते हैं, तो लैब में ऐसा पॉसिबल है कि उसको हम जो है एक सर्टेन कंडीशन में जो है प्रैक्टिकल करते हैं, यानी तो सर्टेन कंडीशन में रिसर्च करते हैं। लेकिन जब हम इस तरह के रिसर्च करते हैं, मेमोरी और इस तरह के रिसर्च करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, कंपाउंडिंग वेरिएबल्स। कंपाउंडिंग वेरिएबल्स मतलब हम इसको स्टडी नहीं करना चाहते हैं। IQ से रिसर्चर को कोई मतलब नहीं है। रिसर्चर का वेरिएबल है सिर्फ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। लेकिन ये IQ बीच में आ जा रहा है, तो IQ को क्या हम क्या इस पे कंट्रोल है हमारा? क्या आप लोग के IQ पे मैं कंट्रोल कर, मान लीजिए कि मैं आप लोग पे रिसर्च कर रही हूँ, मेरा टॉपिक यही है इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन मेमोरी, तो क्या आप लोग के IQ पे मेरा कोई कंट्रोल है कि मैं जब रिसर्च करूंगी तो आप लोग का सारा का IQ सेम हो जाएगा? पॉसिबल नहीं है? मैम। नो नहीं मैम। है। तो जब हम एज अ रिसर्चर जब हम रिसर्च करते हैं तो वो सारी वेरिएबल्स, जैसे ये IQ भी वेरिएबल है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है ये सब, ये जो है ना, ये हमें सिर्फ पेपर में मेंशन करना होगा, ठीक है। तो वो कंपाउंडिंग वेरिएबल है कि जिसको कंपाउंडिंग वेरिएबल में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता रिसर्चर को पढ़ने के, मतलब रिसर्चर का कोई इंटरेस्ट नहीं होता इस वेरिएबल में, लेकिन जबरदस्ती ये वेरिएबल हमारे रिसर्च में आ जाता है। एक्स्ट्रानियस वेरिएबल का ही एक पार्ट है। एक्स्ट्रानियस वेरिएबल वो वेरिएबल्स होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक्स्ट्रानियस वेरिएबल कभी कभी आपके एग्जाम में आता है, तो इसमें स्लाइड में नहीं है मेरे। तो एक्स्ट्रानियस, एक्स्ट्रा मतलब जो वो वेरिएबल जो आपके रिसर्च में एक्स्ट्रा है, लेकिन एक्स्ट्रानियस वेरिएबल पे रिसर्चर का कंट्रोल होता है,
अगर हमें पहले से पता है रिसर्च पेपर पढ़ने के, हमने बहुत सारा रिसर्च पेपर पढ़ लिया और मुझे पता चल गया कि मैं ये रिसर्च करूंगी तो ये मेरा एक्सट्रानियस वेरिएबल होगा, तो मैं पहले से उसका इंतजाम कर ली, ठीक है, कि ताकि वो एक्सट्रानियस वेरिएबल मेरे रिसर्च में नहीं हो। लेकिन कुछ वेरिएबल ऐसे हैं जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो उसको हम कंपाउंडिंग वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। मैम तो एग्जांपल दीजिएगा एक्सट्रेनियस वेरिएबल का मैम। एक्सट्रानियस वेरिएबल का मान लीजिए कि आप स्लिप के ऊपर कर रहे हैं, कि योगा का इफेक्ट आप देख रहे हैं स्लिप के ऊपर, कि बच्चों के स्लिप के ऊपर क्या होता है, तो आप अपना रिसर्च करने कहाँ पे जाएंगे? स्कूल में जाएंगे, बहुत सारे बच्चे तो आपको वहां पे ही मिलेंगे, ठीक है। जी मैम। अब मान लीजिए कि उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो एसी में सो रहे होंगे, है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो है मतलब कूलर में सो रहे होंगे। तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन इसमें नींद का तो असर होता है ना, जब टेम्परेचर अच्छा होता है तो हमें नींद भी अच्छी आती है, जी मैम। सो के सोते हैं हम। बहुत गर्मी होता है तो बहुत रात तक हम यही परेशान रहते हैं कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, हमें नींद अच्छी से नहीं आती, साउंड स्लीप नहीं होता है। और आपका रिसर्च किस पे है? स्लीप के है। तो जब आप स्लीप पे रिसर्च कर रहे हैं तो सब बच्चों की स्लीप तो एक जैसी होनी चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि ये मेरे रिसर्च का एक एक्सट्रानियस फैक्टर है, एक्सट्रानियस वेरिएबल है, और मुझे इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी कि मैं फिर उन बच्चों को लूंगी जो हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि हॉस्टल में तो अगर मान लीजिए 50 बच्चे रहते हैं स्कूल के हॉस्टल में, तो अगर एक हॉस्टल में पंखा है तो मतलब सारे हॉस्टल में पंखे की फैसिलिटी होगी, ऐसा तो नहीं होगा। एसी होगा तो एसी ही होगा, है ना। तो वो 50 बच्चे में कौन सा लूंगी? जो हॉस्टल में रहते हो, ताकि मुझे पता चले कि योगा का इफेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है। मैंने पेपर जी पढ़ा, बहुत सारे पेपर में ये लिखा था कि हमने स्कूल में किया, लेकिन जो है ये हमारा एक्सट्रानियस वेरिएबल था। मैं समझ गई कि ये पहले वाले रिसर्चर को ये प्रॉब्लम हुई है और उसकी वजह से उसका रिजल्ट खराब हुआ है, तो ये प्रॉब्लम मेरे पेपर में नहीं हो, मेरे रिसर्च में नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या की कि मैं स्कूल से बात की कि मैं जो भी रिसर्च करूंगी स्लिप के ऊपर, वो जो है हॉस्टल के बच्चों पे करूंगी। तो हॉस्टल के बच्चे खाते भी एक जैसा है, मतलब वो 50 बच्चे जो है जो हॉस्टल में है, उनको तो सब कुछ एक एक तरह का मिल रहा है, खाना भी एक तरह का मिल रहा है, सोना भी एक तरह का मिल रहा है ना, एक इन्वायरमेंट भी एक तरह का मिल रहा है। तो उनका जो रिजल्ट होगा, जब मैं उन पे रिसर्च करूंगी तो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एक्सट्रानियस वेरिएबल। लेकिन अगर मैं आईक्यू की बात करूं, एज की बात करूं, तो ये हमारे हाथ में, आईक्यू तो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारे लिए कंपाउंडिंग फैक्टर हो गया, जिसको हम, मतलब मैं जान रही हूँ कि अगर मैं मेमोरी पे करूंगी तो आईक्यू मेरे लिए कंपाउंडिंग फैक्टर होगा, लेकिन फिर भी जो है हम इसको लेके चलना पड़ रहा है, क्योंकि रिसर्चर का यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो ये पेपर में जी हम लोग मेंशन करना होता है। जब भी आप पेपर पढ़ेंगे ना, मैंने बोला ना आपको पेपर पढ़ने के लिए, कभी भी आप रिसर्च पेपर पढ़िएगा, देखिएगा उसमें जो है डिस्कशन में लिमिटेशन होगा। लास्ट वाले जब आप डिस्कशन पढ़ेंगे ना, तो लास्ट पैराग्राफ पढ़िएगा डिस्कशन का, उसमें वो लिमिटेशन का हेडिंग होता है। तो हर रिसर्च का, ऐसा कोई रिसर्च नहीं है कि जिसका लिमिटेशन नहीं हो, हर रिसर्च में कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता ही होता है, तो उसमें लिखा होता है, ठीक है, कि हमें मतलब टाइम नहीं रहा तो हमने योगा इंटरवेंशन ज्यादा नहीं दे पाए, बच्चों को जो है मतलब लंच के बाद हमने कराया, लंच के मतलब ये सारा डिटेल रिसर्चर लिखते हैं अपने रिसर्च में। जब आप रिसर्च पेपर पढ़ते हैं तो ये वेरिएबल्स के ही नाम पे लिखते हैं कि उनके वेरिएबल, मतलब उनके पेपर में कंपाउंडिंग, उनके रिसर्च में जो है कंपाउंडिंग वेरिएबल क्या था, ठीक है, या एक्सट्रानियस वेरिएबल क्या था, उनको कैसे, ताकि जब वो रिसर्च फिर से दोबारा हो तो वो पेपर में पढ़ के हमें समझ में आ जाए कि यहाँ पे ये दिक्कत हुआ था, तो हमारे रिसर्च में ये दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि जितने भी एक्सट्रानियस वेरिएबल है उस पर कंट्रोल करने का, हमें रिसर्च करने के पहले ये सब चीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रानियस वेरिएबल और जो है कंपाउंडिंग वेरिएबल, ठीक है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया आपको? फोर्थ वाला एक बार रिपीट कर दो, एक्स्ट्रा न्यूज वाला। फोर्थ वाला कौन सा? एक्सट्रानियस वेरिएबल। एक्सट्रानियस Yes, वेरिएबल ma'am. होता है वो वेरिएबल, जैसे मैं आपको बताई ना, स्लिप, स्लिप के बारे में बताई कि इफेक्ट ऑफ योगा या इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन स्लिप। मुझे लगा कि भ्रामरी प्राणायाम जो करते हैं, ऐसा रिसर्च हुआ है, उनको नींद बहुत अच्छी आती है। अगर आप सोने के पहले भ्रामरी प्राणायाम करके सोएंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, ठीक है।
तो मुझे लगा कि इस एक्सपेरिमेंट को हम और आगे बढ़ाते हैं। मैं मतलब ये जो है एडल्ट पे हुआ है, मैं बच्चों पे करके देखती हूँ। तो मैं क्या की कि मैंने अपने रिसर्च का टाइटल रखा कि इफेक्ट ऑफ ब्राह्मणी प्राणायाम ऑन एडोलेसेंट स्लीप। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ ब्राह्मणी प्राणायाम ऑन एडोलेसेंट स्लीप। तो अब मान लीजिए कि अगर मैं ऐसा स्कूल लूं, मैं फिर से उसको रिपीट कर रही हूँ, मैं कोई ऐसा स्कूल लूं कि जिसमें जो है बच्चे मतलब दो तरह के बच्चे मिले हुए मुझे स्कूल में। एक तो जो वो बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं, और एक वो बच्चे जो अपने घर से स्कूल आते हैं, मतलब बाय ट्रांसपोर्ट से आते हैं स्कूल। ठीक है, तो मुझे क्योंकि स्लिप पे करना है, तो मुझे पता है कि स्लिप जो है एक एक्स्ट्रानियस वेरिएबल इसमें आएगा। क्या एक्स्ट्रानियस वेरिएबल क्या होगा? अगर मुझे रिसर्च करना है तो सारे बच्चों की जो फैसिलिटी है वो एक जैसी होनी चाहिए, सारे बच्चों की स्लीप एक जैसी होनी चाहिए। अगर 8 बजे हॉस्टल में क्या होता है, टाइम टेबल होता है, 8 बजे बच्चों को सोना है तो 8 बजे सोना है उनको, सारे बच्चों को सोना है, लाइट वाइट ऑफ हो जाएगा तो उनको सोना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए 8 बजे सोने का टाइम है और 5 o'clock उठने का टाइम है, तो सब बच्चों को जो इन्वायरमेंट मिल रहा है स्लीप का वो एक जैसा मिल रहा है ना। और जो बच्चे घर से आ रहे हैं तो कोई 10 बजे सो रहा है, कोई 9 बजे सो रहा है, कोई एसी में सो रहा है, कोई फैन में सो रहा है। तो एक टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर मेरे लिए वहां पे एक एक्सट्रानियस वेरिएबल है। तो क्योंकि मुझे पता है कि टेम्परेचर जो है एक एक्सट्रानियस वेरिएबल है, क्योंकि फैन, एसी, कूलर, बहुत सारे मीडियम है जो हमें नींद में जो हेल्प करते हैं, तो मुझे उस एक्सट्रानियस वेरिएबल को मुझे लगा हटाना है। ठीक है, मुझे उसको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल मैं कैसे करूंगी कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, जिनको एक जैसा मतलब इन्वायरमेंट मिल रहा है, पंखा है तो पंखा मिल रहा है, एसी है तो एसी मिल रहा है, मतलब वो 50 बच्चों के लिए सब कुछ एक जैसा मिल रहा है, एक टाइम पे सो रहे, एक फिक्स टाइम पे सो रहे, एक फिक्स टाइम पे जाग रहे हैं। तो मैं क्या की कि जो बच्चे हॉस्टल में है मैंने उन पे रिसर्च शुरू कर दिया करना। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आप अगर दोनों बच्चों पे रिसर्च करते हैं कि इफेक्ट ऑफ ब्राह्मणी प्राणायाम ऑन एडोलेसेंट स्लीप, तो कौन सा बच्चा आपको लेना चाहिए अपने रिसर्च में? वो बच्चे जो घर से स्कूल जा रहे हैं, या वो बच्चे जो हॉस्टल में है और हॉस्टल से स्कूल कर रहे हैं? हॉस्टल वाले मैम। हॉस्टल वाले मैम। हॉस्टल वाले, क्योंकि जो हॉस्टल में रह रहे हैं उनको एक जैसा सब कुछ मिल रहा है, तो उनपे जो है रिजल्ट हमारा ज्यादा एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो कंपाउंडिंग वेरिएबल वही होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सी से आपका कंपाउंडिंग है, सी से आपका कंट्रोल है, और एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो एक्स्ट्रा वेरिएबल, सॉरी, कंपाउंडिंग वेरिएबल वो है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, सॉरी, और एक्स्ट्रानियस वेरिएबल वो है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा है मतलब उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंपाउंडिंग वेरिएबल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा, इन दोनों में यही फर्क है, एक्स्ट्रानियस और कंपाउंडिंग में। ठीक है, किसी ने हैंड रेज किया है? मैम ये इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होता है? हस्तक्षेप चर जिसे हिंदी में हाँ, बोलते ये हैं। एक इंटरवेनिंग वेरिएबल भी आपका यही होता है, ये जो एक्स्ट्रानियस वेरिएबल है ना, यही आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल भी है। ठीक है। रिसर्च में, हाँ, रिसर्च में बहुत सारा है, जो मैंने कहा था ना सिनोनिम्स है, और इसी में कभी बच्चे फंस जाते हैं। जैसे मैं कल आपको सैम्पलिंग पढ़ा रही थी उस दिन लास्ट क्लास में, तो उसमें भी मैं बताई थी ना कि मतलब सैम्पलिंग का तरीका वही 8 है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ और नाम दे देते हैं, कभी तो गलत नाम ही दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन बहुत बारी उसका सिनोनिम्स दे देते हैं, तो हम उसमें फंस जाते हैं फिर। तो एक बार सिनोनिम्स आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि खास करके जो आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग है और एक जो है आपका पर्पसिव सैम्पलिंग है, इन ये दोनों सैम्पलिंग के बहुत सारे नाम हैं, तो एक बार इसको देख के जाइएगा, स्नोबॉल सैम्पलिंग और आपका पर्पसिव सैम्पलिंग, ये 2 सैम्पलिंग को। ठीक है, तो और एक और वेरिएबल्स में भी, हाँ, दूसरा वेरिएबल्स कौन में सा भी जो बताया? है आपके देखिए वेरिएबल्स आपके बहुत सारे हैं, लेकिन आपको पढ़ना इतना ही है, इससे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आपका ये हो गया, ये हो गया, और क्या है आपका, वेरिएबल नहीं है आपका, और कुछ नहीं पढ़ना है। मैम जैसे हमारा भी जो टॉपिक है हाँ इफेक्ट ऑन डायबिटीज, हाँ, इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन डायबिटीज, इसमें एक डाइट हो सकता है, एक्सट्रेनियस वेरिएंट्स, क्योंकि डाइट का भी इफेक्ट आपके डायबिटीज पे पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है।
होता है। अब मान लीजिए कुछ पेशेंट है, जैसे मैं उस दिन आपको एग्जांपल दी थी ना उसका रोजा का, कि जब भैया रिसर्च करने गए थे, तो सारे बच्चों का रमदान चल रहा था, और उसके बाद जब उनका पोस्ट मतलब जब उन्होंने अपना मतलब जब उन्होंने अपना जो लास्ट डेटा जब उनका पोस्ट डेटा कलेक्शन हुआ, तो फिर रिजल्ट बिल्कुल उल्टा आ गया उनका। तो मैं वो डिस्कस की थी ना। तो हर रिसर्च में जो है ना आपका सारे वेरिएबल्स होते हैं। बस आप जब पेपर पढ़ेंगे ना, सबसे अच्छा तरीका है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू आप जितना पेपर पढ़ेंगे अपने टॉपिक पे, आपको उतना क्लियर कॉन्सेप्ट मिलता जाएगा कि क्या क्या कंपाउंडिंग वेरिएबल हो सकता है, कहाँ जो पहले रिसर्च हुआ था उनको क्या क्या उनकी लिमिटेशन क्या थी, हम ऐसा क्या करें कि ये लिमिटेशन हमारी स्टडी में नहीं हो, है ना। तो बहुत बारी क्या होता है कि हम रिसर्च करते हैं तो हमको समझ, क्योंकि देखिए थ्योरी और प्रैक्टिकल बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम जो आपको जो मैं सिनॉप्सिस भेजी हूँ वो आपको लिख के खाली करना है, ठीक है ना, उसमें सिर्फ लिखना है। लेकिन जिस दिन आप डेटा कलेक्शन करने जाते हैं ना, तो उस दिन लगता है कि अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो हुआ ही नहीं था, इसको कैसे करें, ये कैसे शुरू करें। इसके भी बहुत सारे प्रोटोकॉल है जब हम योगा इंटरवेंशन किसी को देते हैं ना। अब जैसे कि किसी को भी आप लंच के बाद तुरंत योगा नहीं दे सकते हैं, ये गलत है ना। अगर मान लीजिए कि किसी ने जब तुरंत खाना खाया है तो उसको तुरंत आपको योगा नहीं देना है, कम से कम 3 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, या 1 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए खाने के बाद। तो ये सब प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है, ये सब पहले से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है कि जब हम प्रैक्टिकली करना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि ये तो पेपर में हमने मतलब सिनॉप्सिस में कहीं लिखा ही नहीं है, ये तो मतलब ऐसा तो जो है हमने कहीं पे मेंशन ही नहीं, या इस तरह का तो कोई हमसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया। तो ऐसा होता है जब हम थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जितना भी लिटरेचर रिव्यू कीजिए उतना कम है, जितना आप पढ़ सकते हैं अपने टॉपिक के ऊपर उसको पढ़िए, तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ वेरिएबल। देखिए जैसा कि मैं आपको बताई थी कि काउज वेरिएबल कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इफेक्ट वेरिएबल कौन सा होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो अब क्या है कि हम ये रिसर्चर को पढ़ने, ये जो कंपाउंडिंग वेरिएबल है, ये CF कंपाउंडिंग वेरिएबल, IF सॉरी IB इंडिपेंडेंट वेरिएबल, DB डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो कंपाउंडिंग वेरिएबल इसको हम लोग को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो है हमारे जो है इफेक्ट मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट दे रहा है। अब जैसे मान लीजिए जिसका IQ ज्यादा है और एक का IQ बिल्कुल कम है, ठीक है, तो वो हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट कर रहा है ना, इस कंपाउंडिंग वेरिएबल के कारण हमारे पास जो रिजल्ट है वो सही सही नहीं आ रहा है, वो डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे कि हमने पिछला एग्जाम्पल में क्या पढ़ा था कि जब भी हम मेमोरी पे करते हैं तो IQ जो है हमारा जो है कंपाउंडिंग वेरिएबल होता है, ठीक है। तो जो बच्चे का IQ है वो कहीं ना कहीं जो है, हमें इसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम ये नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि हम इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। तो जब हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो ये क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं ये जो है जो भी हम यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेमोरी नापने के लिए या डायबिटीज नापने के लिए, मान लीजिए हम डायबिटीज का एग्जाम्पल लेते हैं, आपने कहा डाइट, तो डाइट हमारा कंपाउंडिंग वेरिएबल हो गया। तो वो जो आदमी जो मतलब को कोई लोग हैं कि जो ज्यादा शुगर ले रहे हैं, ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत लोग हैं कि जो है शुगर और स्ट्रेस भी नहीं मतलब कम है, नॉर्मल लेवल पे, ये थोड़ा सा ज्यादा है। तो क्या होगा, हमारा रीडिंग दोनों का अलग अलग आएगा ना, एक जैसा रीडिंग आएगा नहीं, क्योंकि हम उनको एक जैसा डाइट नहीं दे रहे हैं, एक जैसा उनको रहने का इनका किसी का स्ट्रेस लेवल कुछ और है, किसी का स्ट्रेस लेवल कुछ और है, किसी का लाइफ स्टाइल कुछ और है, किसी का लाइफ स्टाइल कुछ और है ना। तो वो क्या करता है, वो हम जो नापते हैं, ठीक है, हम जो नाप रहे हैं, जैसे हम ब्लड शुगर नाप रहे हैं, तो उस ब्लड शुगर पे उसका असर दिखेगा कि नहीं दिखेगा जब रिजल्ट आएगा तो। बताइए, जब हम ब्लड शुगर लेंगे किसी भी डायबिटिक पेशेंट का, तो हम मान लीजिए यहाँ डाइट एक कंपाउंडिंग फैक्टर है, ठीक है, डाइट हो गया, उसका लाइफ स्टाइल हो गया, क्योंकि अगर हम टाइप 2 डायबिटीज पे कर रहे हैं तो टाइप 2 डायबिटीज क्या है, लाइफ स्टाइल डिजीज है, हमारे लाइफ स्टाइल के कारण वो डिजीज होता है टाइप 2 डायबिटीज, पता है ना सबको। जब यस जी हम मैम। बहुत ज्यादा मतलब बाहर का खाना खाते हैं, या अपने वेट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम बहुत ही ज्यादा फैटी खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है हमें, उसमें हमारा डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज बढ़ने का खतरा और ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो
टाइप 2 डायबिटीज में, तो ये सब आपका क्या है, कंपाउंडिंग फैक्टर है। लेकिन अब यही है कि जो है आप 50 लोगों को, बहुत बार ऐसा होता है हम लोग के तो यूनिवर्सिटी में होता है कि सारे सैंपल्स को जो है ला करके आरोग्य धाम में जो है उनको खाना पीना रहना सब कुछ दिया जाता है। और आरोग्य धाम हॉस्पिटल का नाम है हम लोग की यूनिवर्सिटी में। तो उसमें क्या होता है कि उनको एक मतलब जैसे कि आप ही का टॉपिक है, तो अब हम क्या किए 50 सैंपल को जो है बोले कि अगर आप हमारे सैंपल बनिएगा तो आपका जो है रहना खाना पीना डायबिटीज कंट्रोल आपका टेस्ट वगैरह सब कुछ फ्री होगा, आपको कुछ भी नहीं देना है, लेकिन 1 महीने तक आपको वहां रहना पड़ेगा। तो मान लीजिए 50 लोग तैयार हो गए रहने के लिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस 50 लोगों पे जो है हम क्या करते हैं वो हॉस्पिटल में आरोग्य धाम में लेके आते हैं, आरोग्य धाम में ही हम उनके ऊपर रिसर्च करते हैं और फिर हम अपना कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या है, मतलब कौन सा एक्सरसाइज अच्छा है, कौन सा उनको बहुत अच्छा लगा करने में, कौन सा वो बहुत आसानी से कर पाए, ठीक है। तो ताकि हमारे रिसर्च में कंपाउंडिंग फैक्टर लिस्ट हो, कम से कम हो, और एक्सट्रानियस वेरिएबल्स को तो हम कंट्रोल करते ही है, और कंपाउंडिंग फैक्टर हमारे पास लिस्ट हो, मतलब बिल्कुल कम हो। जितना कम होगा उतना अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा, उतना एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अभी आपको इतना वेरिएबल ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो यहाँ आपका आज वेरिएबल भी खत्म हो गया। तो अभी जो आप अपना सिनॉप्सिस आगे बढ़ाएंगे तो उसमें वेरिएबल्स को भी आपको मेंशन करना है, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। सबको क्लियर है? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो अभी भी? कोई भी? आ गया सबको समझ में वेरिएबल्स? क्वेश्चन पूछूं मैं आप लोग यस से? मैम। ठीक है, Yes. चलिए पहले हाँ बताइए, पूछो। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ठीक है, तो चलिए आप लोग अब एक एक करके बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम हो रही थी। सैम्पलिंग में बुक पूछ रहे थे आप, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। अभी आपने कहा था ना क्लास शुरू होने से पहले आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे लिखना है, किसी ने पूछा था ना? जी मैम। तो उसमें क्या लिखा है, क्या लिखना कैसे है? एक बार फिर से बता दीजिएगा बस मैम, स्टार्टिंग से थोड़ा। क्या सैम्पलिंग स्टार्टिंग से क्या बताना है? सिनॉप्सिस मैम जो आप बोले हो लिखने के लिए वो वाला कैसे अच्छा मैं अच्छा अच्छा, लिखूं? एक बार फिर से मैं बता दूं आपको। अच्छा ठीक है, चलिए मैं बता देती हूँ। मैम एक प्रश्न पूछूं? हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। मैं सिनॉप्सिस से पीएचडी के पहले लेना पड़ता है ना, जैसे वो इंट्रो में बुलाते हैं, और जो अभी ये बता रहे हैं अभी पीएचडी में करना पड़ता है ना, ऐसा है ना? नहीं नहीं नहीं, देखिए क्या होता है जब आप पीएचडी एडमिशन लेने जाते हैं ना, ठीक है, तो आपको इसके पहले एक सिनॉप्सिस बना के देना होता है। यानी तो जब आप एमएससी भी करते हैं ना, जब आपका डिसर्टेशन होता है तो उसमें भी एक सिनॉप्सिस बनाना होता है। सिनॉप्सिस आपका प्लानिंग हो गया, अगर हम प्रोसेस ऑफ रिसर्च स्टेप्स ऑफ रिसर्च के हिसाब से समझे तो सिनॉप्सिस आपका प्लानिंग हो गया। तो यूनिवर्सिटी देखती है कि आपको रिसर्च आता है या नहीं आता है, तो इसीलिए आपको सिनॉप्सिस बना के सबमिट करने के लिए बोलती है। तो जब भी आप पीएचडी एडमिशन लेना चाहेंगे या आपको एमएससी डिसर्टेशन करना होगा तो आपको सिनॉप्सिस बनाना पड़ेगा। और जो सिनॉप्सिस का मैं फॉर्मेट दी हूँ, जो सैंपल भेजी हूँ आपको, वो रियल सिनॉप्सिस का फॉर्मेट है। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं खुद से बना के भेजी हूँ आपको, मतलब वैसे ही लिखते हैं, चाहे उसको आप रिसर्च प्रपोजल की तरह देखिए या सिनॉप्सिस की तरह देखिए, ठीक है। जी मैम। तो वो सिनॉप्सिस रियल में आपको भेजी हूँ, वो ऐसे ही होता है बिल्कुल। कल को अगर आपको पीएचडी रिसर्च में भी मतलब पीएचडी करना हो या डिसर्टेशन करना हो तो वो आपको हेल्प करेगा। कल आपको हायर एजुकेशन में जाना हो तो वो हेल्प करेगा। या नहीं तो मान लीजिए कि किसी गवर्नमेंट ने कोई निकाला कि तुम अपना रिसर्च प्रपोजल भेजो इस टॉपिक पे, बहुत बारी होता है ना कि रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं जब फंडेड रिसर्च होता है तो, ठीक है। तो वो रिसर्च प्रपोजल भी वही है, आपका जो सिनॉप्सिस का फॉर्मेट है वही आपको, यही आपको बना के भेजना होता है। अगर कोई मांगता है ना कि रिसर्च प्रपोजल बना के भेजो इस टॉपिक पे, बहुत सारी फंडिंग मिलती है रिसर्च को, ठीक है, जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम निकालते रहती है। तो उस फंडिंग में क्या होता है कि आपको जो है बहुत सारा पैसा मिलता है, उसमें फंड मिलता है रिसर्च करने के लिए।
तो उसके पहले आपको यही सिनॉप्सिस यानी तो यही रिसर्च प्रपोजल बना के भेजना होता है। तो फिर उसको चेक किया जाता है कि किसका रिसर्च प्रपोजल अच्छा है। अच्छा कहने का मतलब है किसने अच्छे से लिखा है, किसका नॉलेज क्लियर है। ऐसा नहीं कि आपको मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आ रहा हो, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आ रहा हो, सैम्पलिंग नहीं आ रहा हो, तो आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा नहीं बनेगा ना। ठीक है, तो इस पे आपको कमांड, ये बहुत काम आता है आपका। और आपका इस पे कमांड हो गया तो रिसर्च पेपर पढ़ने में भी कोई, क्योंकि पेपर भी यही फॉर्मेट में लिखते हैं जो मैं आपको भेजी हूँ ना, उसको भी उसी फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, जी मैम। चलिए आप लोग बोल रहे थे सिनॉप्सिस का ना। मैम ऐसा हो सकता है क्या जिसके मतलब मास्टर डिग्री में डेजर्टेशन नहीं बनवाया हो, वो नहीं हो, तो फिर वो आप कंप्लीट होने के बाद इन बिटवीन, जैसे हम अभी नेट जेआर की तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप एमएससी कर चुके हैं या एमएससी कर रहे हैं तो आप पेपर भी लिख सकते हैं, आप रिव्यू आर्टिकल आराम से लिख सकते हैं। यानी तो मान लीजिए आपका योगा पे बहुत अच्छा कमांड है तो आप थ्योरेटिकल रिसर्च कर सकते हैं। एमएससी से आप एलिजिबल हो जाते हैं लिखने के लिए। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने क्यों, मतलब हम आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप अगर मास्टर डिग्री आपने किया हुआ है तो आप आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी भी चाहते तो आप लिख सकते हैं। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मास्टर से शुरू कर देना चाहिए। तो क्या होता है ना कि हमारा फिर वो इजी हो जाता है, हमारा जो काम होता है, जो रिसर्च का काम होता है इजी हो जाता है और हमें कमांड हो जाए। इसलिए तो मैं आपको कहती हूँ ना कि आप रिसर्च पेपर पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा फिर भी पढ़िए। जैसे जैसे आपका रिसर्च, और आपको अगर ये क्लासेस नहीं समझ में आएगी तो लास्ट मतलब जो इसके बाद जब मतलब स्टैट शुरू होगा, हाइपोथेसिस पढ़ाना शुरू करूंगी तो फिर वो भी नहीं समझ में आएगा। फिर समझ रहे हैं मेरी बात, इसीलिए मैंने आपको सिनॉप्सिस का फॉर्मेट भेजा है। ठीक है, ओके मैम। तो इसीलिए थैंक यू सिनॉप्सिस मैम। का काम जो है हमेशा कीजिए, मतलब इसको मतलब डेली कीजिए। एक टाइम निकाल लीजिए कि 15 मिनट आपको सिनॉप्सिस पे देना है, सिनॉप्सिस बनाने पे डेली। ये एक दिन का काम नहीं है कि आप सोचिएगा कि एक दिन बैठूंगी और सारा काम कर दूंगी, ऐसा नहीं है। इस पे थोड़ा थोड़ा 15 मिनट आधा घंटा डेली दीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो अपने टॉपिक से रिलेटेड पेपर पढ़िए। तो आपको रिसर्च बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब आप समझना शुरू कीजिएगा तो बहुत 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 मजा आएगा इसमें। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं इसको। इसको बता दूं मैं आपको ना एक बार फिर से। देखिए ये पहला पेज तो कुछ भी नहीं है, इसमें बस आपको नाम लिखना है, आपका टाइटल क्या है। जैसे कि हमारा टाइटल क्या है, इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन डायबिटिक। तो ये जो है ये हमारा टाइटल हो जाएगा। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि इसका फॉन्ट साइज, मतलब फॉन्ट क्या होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए। और फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए, 14 होना चाहिए और बोल्ड में लिखना है। ये सब समझ, जैसे देखिए टाइम्स न्यू रोमन यहाँ दिया हुआ है, साइज 14 है, ये यहाँ बोल्ड है ना। उसके बाद फिर यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, रिसर्च स्कॉलर नेम आपका जो भी नाम है। ठीक है, कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ नहीं है तो एक्स 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 कर दीजिए। गाइड का नाम नहीं है तो उसको भी एक्स एक्स कर दीजिए। को गाइड का नाम है तो उसको भी एक्स एक्स कर दीजिए। ठीक है, यानी तो आपको कुछ देने का मन है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताई थी ट्रांसलिट्रेशन मतलब होता है कि हमें जो है हमें एज ए योगा स्टूडेंट हमें दो तरह का लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। एक होता है हमारा एंशिएंट लिटरेचर रिव्यू और एक होता है मॉडर्न लिटरेचर रिव्यू। मॉडर्न लिटरेचर रिव्यू ऑलरेडी मैं आपको मतलब क्लासेस में समझाई हूँ कि लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं। ठीक है, एंशिएंट लिटरेचर रिव्यू होता है जो श्लोक का, मतलब जो भी आपका टॉपिक से रिलेटेड जो भी श्लोका है किसी भी बुक में, मान लीजिए भगवत गीता में है या सूत्र है पतंजलि योग सूत्र में, तो वो आपको मेंशन करना है, तो उसको हमको इंग्लिश में लिखना पड़ता है। तो इंग्लिश का कौन सा जो है, जैसे क को के, ख को के एच। ठीक है, तो ये जो है आपका ये फॉर्मेट है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ये जो है ना ये हमारे इसमें नहीं आता है, लेकिन क्योंकि पेपर हमें इंटरनेशनली पब्लिश होता है, पूरा वर्ल्ड उसको पढ़ती है, तो ये सब हमारा एक ये मतलब ये बताया गया है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ई लिखा हुआ है तो ये क्या साइन का, ये उसका साइन क्या होगा। ठीक है, तो ये साइन है। तो जब हम ट्रांसलेटेशन यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, बहुत सारा इसमें संस्कृत का कर लेते हैं इसमें, तो फिर क्या होता है हम अपने आप जो है इस पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेटेशन उसी को कहते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना जिसको पूरा पूरा वर्ल्ड मानता है, तो वही हमें रिसर्च में यूज करना पड़ता है।
ठीक है। अब देखिए इंट्रोडक्शन है, ये पहला हमारा होता है किसी भी पेपर में या सिनॉप्सिस में इंट्रोडक्शन, फिर लिटरेरी रिसर्च। लिटरली देखिए इसमें 1 2, अब देखिए 2 का ही हिस्सा है। हाँ मॉडर्न बताइए। वाला बता रही थी, मॉडर्न लिटरेचर रिव्यू का वो थोड़ा प्रॉब्लम। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। ये रिसर्च का स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, इसमें गलत लिखा हुआ है। क्या क्या कह रहे थे अभी? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। बोलिए। मैं मॉडर्न वाला बता दोगे? मॉडर्न वाला लिटरेचर रिव्यू में बताई थी ना आपको कि ऑथर का नाम, ईयर, पर्पस, मेथड क्या है। भूल गए आप लोग? ओके। वही था ना, वही तो लिटरेचर रिव्यू है, मॉडर्न लिटरेचर रिव्यू, जो हम पेपर देख के करते हैं कि उसमें ऑथर का नाम क्या होगा, ईयर क्या होगा, और टाइटल क्या है, मेथड क्या है उसका, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। एक बार हमने किया है ना क्लास में ये सारी चीजें। वही आपका मॉडर्न लिटरेचर रिव्यू वही हो गया। एंशियंट लिटरेचर रिव्यू हो गया कि आपको एंशियंट लिटरेचर रिव्यू से कनेक्ट करना है अपने रिसर्च को। जैसे डायबिटिक का ही है आपका, तो डायबिटीज के बारे में आयुर्वेद में लिखा है, कहीं आसन में लिखा हो कि मधुमेह में ये होगा। जैसे स्ट्रेस के कारण है तो हमने कहीं पे ये लिखा हो कि ये करने से स्ट्रेस कम होता है, इस आसन को करने से, है ना। तो आपको एंशियंट लिटरेचर रिव्यू में भी जो श्लोका सूत्रा दिया है वो भी करना होता है। तो 2 तरह का लिटरेचर रिव्यू हो जाता है हमारे रिसर्च में। ठीक है। एक आपका वो जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, एक वो जो आप रिसर्च पेपर से करते हैं। ठीक है। तो अब ओके देखिए, हाँ जैसे देखिए 1 आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन का कोई पार्ट नहीं है। लिटरेरी रिसर्च में भी जो है आपका, देखिए ये लिटरेरी रिसर्च आपका हेडिंग है, और ये सब हेडिंग है जो आपको लिटरेरी रिसर्च में लिखना है, जैसे कि रिव्यू ऑफ एंशियंट लिटरेचर। ठीक है। और उसका समरी, मतलब एंशियंट लिटरेचर जो आप सूत्र और श्लोका लिखते हैं उसका मतलब क्या है, मतलब भी लिखना होगा ना, क्योंकि सब तो योगा के स्टूडेंट है नहीं, सबको तो पता नहीं है सूत्र श्लोका क्या है, उसका मतलब क्या है, तो उसका समरी भी लिखना होता है आपको। तो जब आप लिटरेरी रिसर्च लिखते हैं तो आपको उसका एंशियंट लिटरेचर भी लिखना होता है और उसका समरी भी लिखना होता है। फिर आपका तीसरा आता है साइंटिफिक लिटरेचर, वही जो हमने साइंटिफिक लिटरेचर, जो लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, ये साइंटिफिक लिटरेचर आपका लिटरेचर रिव्यू है। ईयर क्या है, डेट क्या है, राइटर क्या है, असेसमेंट टूल क्या है, टाइटल क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, सिग्निफिकेंट कैसे है हमारे स्टडी के लिए। ये जो हम कॉलम बना बना के काम करते हैं उसी को रिव्यू ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर है। साइंटिफिक लिटरेचर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ साइंटिफिक लिटरेचर जैसे हम कॉलम बना के करते हैं वैसे ही करना होता है। एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि आपका एक ही एम होता है, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे होते हैं, तो उसमें फिर एम एंड ऑब्जेक्टिव लिखना है। एम ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। देखिए ये एम एंड ऑब्जेक्टिव में ही इतना चीज आ गया आपका। एम ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी, आप क्यों करना चाह रहे हैं इस टॉपिक पे, कैसे ये समाज के लिए आपको लग रहा है कि मतलब सोशली रिलीवेंट है। ठीक है। और हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस पढ़ाऊंगे मैं अभी, नहीं पढ़ाई हूँ, इसको टच नहीं की हूँ अभी। ठीक है। ये सारा चीज किसमें आ गया आपका, एम एंड ऑब्जेक्टिव में। मैम कितने शब्दों में लिखेंगे, जैसे इस पे 50-50 शब्दों में? नहीं नहीं, एम तो आपका एक सेंटेंस ही होता है, जी। जैसे कि इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन डायबिटीज। ठीक है। तो आपका एम क्या है कि मेडिटेशन का क्या इफेक्ट है डायबिटीज पे, ले और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप अपने टाइटल से समझिए। एम आपका एक ही होता है, सिंगल एम होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, शुगर लेवल को कम करना। ठीक है। और डायबिटीज में क्या क्या होता है, शुगर लेवल को कम 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 करना, उसके बाद वजन हम्म, वजन वजन को कम करना। ठीक है। तो मतलब ऑब्जेक्टिव आपके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एम सिर्फ यही है कि मेडिटेशन का क्या इफेक्ट है आपके, जैसे हमारी लाइफ में क्या है एम। अब बोलेगा कि मैं डॉक्टर भी बनूंगा, इंजीनियर भी बनूंगा, पॉसिबल है? नहीं है ना, एम तो एक ही है, चाहे तो डॉक्टर बनोगे चाहे इंजीनियर बनोगे। तो उसी तरह रिसर्च में भी बस एक ही एम होता है कि हमें देखना है कि इफेक्ट क्या है डायबिटीज पे, मेडिटेशन का क्या इफेक्ट है डायबिटीज पे। ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हो सकते हैं, वेट को कम करना, शुगर लेवल को कम करना, उनका उनके 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 लाइफ स्टाइल को और अच्छा करना। ठीक है। उनका जो क्रेविनेस है, मतलब मीठा खाने का बहुत मन करता है, उसको कम करना योगा के थ्रू, ये भी तो ऑब्जेक्टिव है हमारा।
है ना, उसको कंट्रोल करना। जितने भी चित्रवृत्ति निरोध, ये भी हमारा एक टॉपिक, ये भी हमारा एक ये आ जाएगा, सूत्र आ जाएगा। ठीक है, कि जितनी भी वृत्तियां उनके दिमाग, वो वृत्ति के कारण ही ऐसा हो रहा है ना, उनको क्रेविंग हो रही है खाने की, वो आलस्य हो रहा है, मतलब वो काम, मतलब उनको मन कर रहा है कि मुझे करना चाहिए लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, लेजीनेस होता है, नींद बहुत आती है खाने के बाद, ये सब सिम्टम्स होता है। तो ये सब चीज पे ये ऑब्जेक्टिव है कि इन सब चीज को, जो भी डायबिटीज से रिलेटेड सिम्टम्स है उसको दूर करना। तो ऑब्जेक्टिव हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। जस्टिफिकेशन क्या है कि इंडिया जो है सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है कंट्री होने जा रहा है, जिसमें डायबिटिक लोग सबसे ज्यादा होने वाले हैं 2025 तक। ठीक है, तो यही मेरा जस्टिफिकेशन है। और कभी भी जस्टिफिकेशन हम अपने मन से नहीं लिखते हैं। मन से कहने का मतलब कि ये नहीं कि मुझे मन हुआ तो मैं डायबिटीज पे कर लिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसका सोशली रिलेवेंट कैसे है आपका रिसर्च, पूछते क्वेश्चन, तो आपको एक पॉपुलेशन के बेसिस पे बताना है कि इतना प्रिविलेंस है, अभी इतना है, आगे वाले साल में इतना होने वाला है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए आप लोग मुझे कि आप, अच्छा चलिए टाइम हो गया, अभी नहीं पूछूंगी मैं आपसे, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। हाइपोथेसिस हो गया। मेथड में देखिए, आप लोग ना रिसर्च पेपर पढ़िए, उसमें सब लिखा हुआ है। मेथड में पार्टिसिपेंट कौन है आपके, बताते जाइए जल्दी जल्दी। डायबिटीज पेशेंट। जो पेशेंट वो है वेरी मैम। गुड, ठीक है। सैंपल साइज मैंने आपको 50 रखने बोला है अभी। सिलेक्शन कैसे करेंगे, सिलेक्शन एंड सोर्स ऑफ पार्टिसिपेंट, क्या मतलब हो गया? सिलेक्शन एक कैटेगरी का सैम्पलिंग के मैम, उसमें एक वेरी पर्टिकुलर गुड, ग्रुप को सैम्पलिंग, यही आपको सैम्पलिंग मिलेगा, सिलेक्शन एंड सोर्स ऑफ पार्टिसिपेंट। तो सिलेक्शन क्या है, आपको यहाँ पे सैम्पलिंग लिखना है। और यहाँ सोर्स ऑफ पार्टिसिपेंट, आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं या किसी मॉल में चले गए हैं, या आप जो है कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में चले गए हैं, या नहीं तो आप जो है जॉगिंग वाले फील्ड में चले गए हैं कि जहाँ डायबिटीज के लोग बहुत आते हैं, कोई योगा वाले इसमें चले गए हैं, मतलब आपको सोर्स कहाँ से मिला आपके सैंपल का, वो लिखना है। और इसी तरह लिखना है वन बाय वन। इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है कि क्योंकि ये टाइप 2 डायबिटीज है, तो अर्ली एज में तो होता नहीं है, लेटर एज में होता है। तो हमारे से हम क्या करेंगे, 30 से लेके 55 ईयर्स तक वाले हमारे इंक्लूजन क्राइटेरिया में होंगे। जो 30 से कम होगा वो हमारा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, मतलब उसको हम नहीं लेंगे। और जो 60 से ज्यादा होगा उसको भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, और क्या होगा इंक्लूजन एक्सक्लूजन में, जो डायबिटिक पेशेंट होंगे, ठीक है, और जिनका शुगर लेवल कितना, एक आपको स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा कि जिसका ये शुगर लेवल होगा। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हो गया कि ऐसा, मतलब ऐसा कौन कौन सा चीज है जिसको आपको रखना है और कौन कौन सा चीज है जिसको आपको हटाना है, जिनको पढ़ना लिखना है। क्योंकि जो नॉन एजुकेटेड, उनसे कंसेंट फॉर्म कैसे लेंगे आप, कि हम आपके ऊपर कंसेंट फॉर्म लेना होता है ना, इथिकल कंसिडरेशन, आपको कंसेंट फॉर्म लेना होगा कि हम आपके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, क्या आप तैयार है, क्या हम आपके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, उनका साइन लेना होगा। इथिकल कंसिडरेशन वही हो गया। डिजाइन ऑफ द स्टडी, आप आरसीटी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कि आप नॉन आरसीटी स्टडी कर रहे हैं, वेरिएबल स्टडी जो आज हमने पढ़ा है। तो आप डिजाइन ऑफ द स्टडी जब मैं पढ़ाऊंगी तब लिखिएगा, लेकिन आप इथिकल कंसिडरेशन तक लिख सकते हैं। और नहीं आपको ये हो पा रहा है तो आप पेपर पढ़िए, लिटरेचर रिव्यू कीजिए अपने टॉपिक पे। ठीक है, हो जाएगा। जी मैम। हाँ बताइए। मैम हमने कहा कोशिश रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए गलत कीजिए, ठीक है, लेकिन कीजिए। समझ में नहीं आएगा आपको अगर आप ये काम नहीं करेंगे। जिस दिन क्लास नहीं हो उस दिन आराम से इसको बैठ के टाइम दीजिए और इसको कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है ना, मैं क्लास नहीं ले पाती हूँ आपका, तो उस दिन बैठ के सिनॉप्सिस का काम किया कीजिए। ये एक दिन का काम नहीं है, ये आपको, हम लोग को तो साल लग जाता है इसको बनाते बनाते, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू बहुत करना होता है इस पेपर के लिए। तो एक भी आपका, जब हमारा जैसे मान लीजिए जैसे ये टॉपिक हमने लिया है, तो ये टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा, कल को आपको इंटरव्यू में पूछेगा, और या कहीं पे भी आपको जरूरत पड़ेगी, तो आपको पता होना चाहिए ना कि रिसर्च कैसे करते हैं। या आपको कभी टाइटल, मतलब आप इस पे कमांड हो जाएगा इस टाइटल पे, तो आप बता सकते हैं ना एग्जाम्पल पे कि सर ये एग्जाम्पल है, तो आप उस समय नर्वस भी नहीं होंगे। बस ये मोटो नहीं है कि हम लोग को जो है नेट पास करना है, ये मोटो है कि हम लोग को अपना क्या नॉलेज बढ़ाना है।
और हमेशा देखिए जब भी बोलते हैं ना नेट का सिलेबस चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा, सिलेबस अब जो है आपका रिसर्च का चेंज हो रहा है, आपको आपके क्वेश्चंस टफ आने लगे हैं। पहले इतना टफ नहीं आता था रिसर्च से, खास करके योगा में तो कभी मैं इतना टफ नहीं देखी हूँ। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है हम लोग को, इस पेपर को। ठीक है ना, तो इसको करके आइए, गलत लिखिए, और मैं तो बोलती हूँ कि प्रेजेंटेशन दीजिए आप लोग का। अगर किसी को लगता है कि वेरिएबल तक हो गया है या सैंपल साइज तक हो गया है, तो आप लोग अपना प्रेजेंटेशन दीजिए कि आपने ऐसे लिखा है। 10 सेंटेंस ही लिखिए, 5 सेंटेंस ही लिखिए, एटलीस्ट कम से कम आप लिखिए। ठीक है, मंडे देंगे कोई प्रेजेंटेशन? मंडे को ही कोशिश लिख करेंगे। करके लिखिए। बिल्कुल कोशिश बिल्कुल करेंगे। कोशिश बिल्कुल, करेंगे। आप लोग बेहतर, हाँ देखिए, जो नहीं पढ़ाया गया है उसको मत कीजिए, लेकिन जहां तक पढ़ा दिया गया, जैसे सैंपल साइज मैंने 50 बोल दिया, तो 50 लिख दीजिए। कैसे लिखना है, लिटरेचर रिव्यू कीजिए, जो पेपर में जैसे लिखा हुआ है आपका, वैसे ही आपको सिनॉप्सिस में लिखना है। ठीक है, तो ऐसे प्रेजेंटेशन दीजिएगा तो आपको। हाँ बताइए। मैंने इतना लेट ज्वाइन कर पाई थी, तो प्लीज एक बार बता दीजिए कैसे करना है। पेपर रिव्यू करके फिर इसको फिल करना है, आप बोल रहे हैं ऐसा, लिटरेचर रिव्यू करके फिर क्या करना है? आप एक बार पिछला क्लास देख लीजिए, ज्यादा क्लासेस हुई नहीं है अभी हमारी। ठीक है, तो एक बार आप पिछला क्लास देख लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर कुछ क्लास ही हुई है हमारी, ज्यादा क्लास नहीं हुई है, तो आप पिछला क्लास एक बार देख लीजिए। ठीक है, ओके मैम। और अभी छुट्टियां भी होगी ना, अभी दुर्गा पूजा का छुट्टी होगी, 2-3 दिन में क्लास ले नहीं पाऊंगी आपकी, तो उसमें आप लोग कीजिए इसको। जिसका क्लास छूट गया है वो अपना जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आगे पढ़ाई करना है और कुछ करना है तो आपको लाइफ में। रिसर्च बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और अच्छे से मैं पढ़ा रही हूँ तो उसको समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको 10 बार बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेहनत तो आपको करना होगा। ठीक है पारिका, अच्छा हाँ जी मैम, ओके ओके। डॉक्टर पारिका, किसी ने हैंड रेज किया है? जी नमस्ते मैम। नमस्ते नेक्स्ट नमस्ते। क्वेश्चन का टाइम हो चुका है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। चलिए मैं एग्जिट करती हूँ।